आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और जैसा कि आप सभी को पता चले गया होगा कि 29 जून को हिंदी का पेपर है और सीबीटी मोड में ही ये पेपर होगा। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। और पिछला जो भी चीज़ आपने जो याद किया है या जो चीज़ भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन का टाइम आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं, नया शुरुआत आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है आपको जितनी भी पढ़ाई आपने की है, जितने भी यूनिट्स आपने पढ़े हैं, तो उन सब का एक रिवीजन कीजिए। और ये रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू ही हो सकता है। और इसके लिए पीवाईक्यू भी आप कर सकते हैं। जो पिछले साल के कम से कम पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए जा करके और उसको अच्छे से 1 बाय 1 करके सभी जो भी क्वेश्चन पेपर है तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। इससे आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इससे एग्ज़ाम में भी आसानी होगी आपकी। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 8वां एपिसोड का करते हैं। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो ये बिहारी हिंदी वर्ग है। यहाँ आप ये बहुत ही इजी है क्योंकि इससे आप देख सकते हैं कि ये भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी वर्ग में सिर्फ 3 ही भाषा बोली जो है 3 ही बोली आती है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। तो ये सही उत्तर इसका छत्तीसगढ़ी होगा। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है कि संस्कृत का कोई भी शब्द को तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। कि जैसे आपको पता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है और उससे ही जो थोड़ा सा बिगड़ के या जैसे भी होके थोड़ा बनता है उसको ही तद्भव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कथन है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ के नहीं बनाया जा सकता है तद्भव। तो ये कथन किसका है? ये रामविलास शर्मा का कथन है। तीसरा प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुनि जैन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र शर्मा। सही उत्तर क्या होगा इसमें से? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। कि आरे नव यौवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पारिये छौ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में समर्थ है या रूप वर्णन करने में असमर्थ है। इसमें क्या है? ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये रूप वर्णन करने में असमर्थ है क्योंकि ये यहाँ पे कहा जा रहा है ये मैथिली भाषा में लिखा हुआ है कि आरे नौ यौवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पारिय छौ अनुपम एक ठामा। मतलब एक जगह रहने लायक नहीं है, इसलिए ये रूप वर्णन करने में असमर्थ है। 5वां प्रश्न है, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्त्रसार चक्र, मूलाधार चक्र। इसमें क्या है इसका सही उत्तर? सही उत्तर है सहस्त्रचार चक्र। इसका सहस्त्रसार चक्र ये सही उत्तर है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन है? हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसका आंसर है ये लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण है वो लोक निरपेक्ष है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिव, याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी,
या तुलसीदास की स्वयं की युक्ति? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? शिव। भगवान शिव के मुंह से उन्होंने यह जो दोहा है वो कहलवाया है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? किस कवि ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस कवि ने नहीं की है, ये पूछा जा रहा है कि नहीं की है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय, अमीरदास। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। और यहाँ पर भी आपको जो है सो एक और प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि बाकी इन तीनों रचनाकारों ने सतसई की रचना की है, मतीराम, राम सहाय और अमीरदास ने। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था? सही उत्तर क्या होगा इसका? किस राजा के दरबार में कवित्त पढ़ा? कवित्त है ये, मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, की पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो, बौका नृप अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगनी दबावे गो, दिल्ली दहत पति पटना हूँ को झपट करी, कबहू कलता कलकत्ता को उड़ावे गो। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया के दरबार में ये पद्माकर ने यह कवित्त पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि नहीं है पूछ रहा है कि कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है, यानी कि इन चारों में से एक ऐसी रचना है जो इनकी नहीं है और बाकी तीनों रचनाएं इनकी ही है। नाम है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि और क्रंदन। तो सही उत्तर है स्वप्न। प्रेम शतक के रचनाकार है। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। तो इसमें सही उत्तर होगा वियोगी हरि। वियोगी हरि प्रेम शतक के रचनाकार हैं। हिंदू में ऋतु संहार के रचयिता है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। सही उत्तर है श्रीधर पाठक। ऋतु संहार के रचयिता है श्रीधर पाठक। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। सही जवाब दीजिएगा इसका। ये चंद हसीनों के खतूत, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, और इसके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र इसके चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक की मरीज पर। यह बादलों के घेरे में, बादलों के घेरे में। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है। अनुभूति के द्वंद से ही प्राणी के जीवन का आदि होता है। उच्च प्राणी
मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? 4 ऑप्शन है, श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा? भाव या मनोविकार इसका सही उत्तर होगा। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? ये लहरों के राजहंस नाटक का है और इस नाटक के लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश इसके लेखक हैं। वटवृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई है? वटवृक्ष की छाया में जो ये पुस्तक है वो किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई है? 4 ऑप्शन है इसमें भी, कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर और इसके लेखक हैं कुमुद नागर। कुमुद नागर। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से इन चारों में से कौन सा उपन्यास है जो राही मासूम रजा के द्वारा रचित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है और कटरा भी आरजू। सही उत्तर है समर शेष है। सही है। और ये तीनों जो है नाटक उपन्यास, ये तीनों उपन्यास राही मासूम रजा के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन समर शेष है उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा लिखा हुआ ये उपन्यास है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विजय देव नारायण शाही। सही उत्तर बताइएगा इसका। यह उत्तर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ये जो उक्ति है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सही उत्तर है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये कॉलरिज थे जिनका, ये 20वीं सदी में नहीं थे, इनका जन्म जो है वो 1772 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था और 1834 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 20वीं सदी में नहीं थे। अभी मैंने हाल ही में ये पेन टाइप यूज करना सीखा है तो मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर लिखना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तनना बुनना तज्यो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ऐ बारिक कैसे जीवही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रमुख जो प्रयुक्त है मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन कौन सा इसका भावार्थ है। जैसे मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना या किसी का गुण कथन करते हुए रोना। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना। मुसी मुसी का अर्थ यही है।
यंद्री का लरबरा, जिह्वा का फुहरा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उथमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो, इसमें से कौन सा, मतलब गोरखनाथ की दृष्टि में कौन सा सच्चा साधक है? यंद्री का लरबरा, जिह्वा का फुहरा, काच का जति, मुख का सती। तो इसमें सही उत्तर होगा 1 और 2, यानी कि जो संयमी हो और जो इंद्रिय दमन करने वाला हो, मतलब इस तरह के जो इंद्रिय दमन करने वाला ना हो। इंद्रिय का लड़बड़ा मतलब कि जो अपने इंद्रियों को दमन करने वाला ना हो। जिह्वा का फुहरा मतलब जो अपने जिह्वा का लालची हो। काच का जति, मुख का सती मतलब जो अपनी भाषा पे, अपने मुख पे लगाम न रखता हो। तो इस तरह के जो होता है, लिखा है ना, ये जो सतपुरुष उथमुख कथी, मतलब ऐसे सतपुरुष ये साधक नहीं बनने के लायक है। तो इससे पता चलता है कि जो गोरखनाथ हैं वो बताते हैं कि जो संयमी हो और जो इंद्रिय का दमन करने वाला हो वही सच्चा साधक बनने के योग्य है। श्याम बिनौटी रे मधुनियो, अब हरि गोकुल, काहे को आवही चाहत नौ यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया, अब हरि भय चिनिया। के इसके द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या श्री कृष्ण सुंदर अति सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 और 4, ये श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, ये सही उत्तर है। 24वां प्रश्न है ये, यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाहता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, मेरा रंग पहले से काला है इसीलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका है। तीसरा है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। और चौथा है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। इन चारों में ये 4 कूट दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सही उत्तर है 3 और 4, यानी कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना कि कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं। सिर्फ 3 श्रेणियां नहीं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य और कवि शिक्षक। तो इन चारों में कोई 3 सही है, बाकी एक कोई गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4, यानी कि उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा प्रमुख विशेषता है राग पंचाध्याय का? पहला है, यह रोला छंद में लिखी गई है, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, इसमें अनुप्रासिक युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें दुरारूह कल्पना दिखाई देती है। इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा? यहाँ 4 कूट दिए गए हैं। सही उत्तर ये होगा 1, 2 और 3, यानी कि यह रोला छंद में लिखी गई है, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, और ये 3 इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? इसमें से ये सभी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंध की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है।
तो इसमें से सही कथन क्या होगा? सही कथन है 2, 3 और 4, यानी कि ये कथन उनका गलत है कि उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में नहीं कहा है। और बाकी ये तीनों कथन जो है उन्होंने सूरदास के लिए कहा है कि उन्होंने भगवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है और उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है और उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। 28 है क्वेश्चन नंबर 28, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उच्च कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। ये 4 कूट दिए गए हैं, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है इसमें 1, 3 और 4, यानी कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। 3 में इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है और चौथा है ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। उसका उत्तर रिवील हो गया है। यह रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्र काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। ये सही है इसमें पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है और इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है और चौथा किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जैसे ये विष्णुप्रिया, सिद्धराज, साकेत, जय भारत। सही उत्तर इसका होगा 1, 2, 3, यानी कि विष्णुप्रिया क्या है? खंड काव्य है। सिद्धराज ये खंड काव्य है और ये साकेत जो है ये महाकाव्य है। लेकिन ये जय भारत जो है ये मुक्त काव्य नहीं है। ये जय भारत क्या है? ये खंड काव्य है। ये खंड काव्य है। जय भारत खंड काव्य है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा। ये 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? इनमें से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही, आर्द्रा, दैनिकी या पुष्प की अभिलाषा? इसका सही उत्तर है पुष्प की अभिलाषा। तो देखिए सही होगा ही क्योंकि ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी हुई रचना है। लेकिन इन तीनों में ये 4 दिया हुआ है तो फिर ये उत्तर सही होगा। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा ये दोनों जो है ये इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? गुंजन, सवर्ण या रजत शिखर, ग्राम्य? इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? दूसरा और तीसरा, यानी सवर्ण और रजत शिखर। इस पर क्या है? अरविंद दर्शन का प्रभाव है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। इसमें से कौन कौन सा है जो विदेशी पृष्ठभूमि पर है? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुद्र, उस शहर तक। तो सही उत्तर है 1, 2 और 3, यानी कि वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका और 7 नदियां एक समुद्र, ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित कौन कौन से उपन्यास है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध।
तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। और ये दोनों उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र कौन कौन से हैं? ये तीनों, शमशेर, जुलेखा और बेजीलो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये तीनों पात्र जैनेन्द्र की कौन कौन सी कहानियों में आते हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। कौन है हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह? इसमें से कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का तावीज, तुलसीदास चंदन घी से, आवारा भीड़ के खतरे। इसमें सही उत्तर है 2, 3 और 4, यानी सदाचार का तावीज, तुलसीदास चंदन घी से और आवारा भीड़ के खतरे। आप लोग इसका सही से आप ध्यान दे करके जरूर याद कीजिएगा और साथ में एक पेन और एक कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आप अपना खुद का आकलन कर पाएंगे कि कितने प्रश्न आपको याद है, क्योंकि ये सभी प्रश्न, इसमें से ज्यादातर प्रश्न जो है वो पीवाईक्यू ही है। पिछले साल के प्रश्नों को मैंने रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ये वीडियो। निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई। यहाँ देखिए लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। 2, 3 और 4, यानी अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है और राम की लड़ाई, ये तीनों नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा नहीं लिखा है और अंधा कुआं जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ है। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? पहला है तिरस्कृत, दूसरा अपनी धरती अपने लोग, तीसरा बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। इसमें से कौन कौन जो है वो आत्मकथा है? 1, 2 और 4, यानी कि तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग और सहचर है समय, ये तीनों जो है वो आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। ये कौन सा है जो प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? 1 और 4, यानी व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, ये जो है वो प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। बाकी यथार्थ चेतना और इतिहास बोध ये प्रगतिवादी मूल्य है। दीर्घ उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गाठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगति अलंकार है, या इसमें विभावना अलंकार है। तो ये 4 कूट दिए गए हैं, इन चारों में से आपको उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा 2 और 3, यानी कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के स्वाभाविक चित्रण हुआ है और इसमें असंगति अलंकार है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से इन रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले सरहप्पा, फिर पुष्पदंत, अधिमान और सबसे बाद में हेमचंद्र। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ये आचार्य हैं, इनका सही अनुक्रम बताइएगा। ए है इसका सही उत्तर, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ये सही अनुक्रम बताना है ग्रंथों का। सही उत्तर होगा बी, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है इस बार आपको। तो ये सही होगा मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन, यामिनी। ये चारों जो है वो प्रकाशन वर्ष के अनुसार है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर होगा सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद है चौथे नंबर पे। 46वां प्रश्न है ये,
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना आपको। सी इसका सही उत्तर होगा। झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। आप अगर ये तीन जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में ये तीन अगर याद रखते हैं, आंसू, लहर, कामायनी, तो ये इन तीनों का क्रम हमेशा याद रखिए। सबसे पहले आंसू, फिर लहर, फिर कामायनी। और ये तीनों अगर याद रखेंगे तो आप काफी इजी हो जाएगा आपका इनकी रचनाओं को क्रम से याद करने में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सी उत्तर होगा। सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी और कठगुलाब। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। सही उत्तर होगा डी, इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। अब ये आखिरी प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तमाल के झरोखे से, शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। ये सही उत्तर होगा। 51 है ये अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही क्रम क्या है? कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप। ये सही उत्तर है डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसमें बताना आपको। ये होगा बी उत्तर सही होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय आज के अतीत। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि जो कौन से साहित्य सिद्धांत पहले आए हैं और कौन से बाद में आए हैं। तो सही उत्तर होगा बी। सबसे पहले रस सिद्धांत, फिर अलंकार, उसके बाद रीति सिद्धांत और फिर ध्वनि। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीवितम। ये इसका सही अनुक्रम है। सबसे पहले काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, फिर काव्य मीमांसा और उसके बाद वक्रोक्ति, जीवितम। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी ये नया चैनल नया है और नया अभी शुरुआत हुई है, तो अगर टेक्निकली कुछ कमियां इसमें आ रही हैं तो उसकी वजह से आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। लेकिन जो भी कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक है और आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही यूजफुल है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें उन लोगों को भी जो लोग इसे तैयारी करना चाहते हो और MCQ, मॉक टेस्ट ये सब करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और आप भी प्लेलिस्ट को सेव करें और फ्यूचर के लिए इसको ज़रूर ध्यान दें और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम 29 जून को आपका एग्ज़ाम है और समय बहुत ही कम है। ठीक है, धन्यवाद।